हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ हिस्ट्री की क्लास और ये क्लास नंबर होगी 3। इससे पहले मैंने 2 क्लास डाल दी हैं जो हिस्ट्री प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में थी। उसमें मैंने पढ़ाया था भारत को जानने के स्रोतों के बारे में, जिसमें पुरातात्विक स्रोत मैंने पढ़ा दिए हैं, सिक्के, अभिलेख, मुद्राएं, मूर्तियाँ। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था ब्राह्मण साहित्य, जिसमें आपने पढ़े थे वेदों के बारे में। और ये आज पढ़ोगे आप ब्राह्मणेतर साहित्य, यानी कि जब ब्राह्मण साहित्य उतर रहा था, खत्म हो रहा था और बौद्ध साहित्य स्टार्ट हो रहा था, तो उसकी जो बीच की झलक थी उसी को ब्राह्मणेतर साहित्य कहा गया। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य भारत के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। देखिए, भारत के इतिहास को अगर जानना है तो ये जो बौद्ध साहित्य है, इसकी जो किताबें हैं या बौद्ध साहित्य को अगर हम पढ़ लें तो भारत को जानने के साधन का एक विशेष साधन माना गया है। क्या? बौद्ध साहित्य। भारत को जानना है, बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ो, उसको देखो, उसको समझो। ठीक है। सबसे प्राचीन वो जो बौद्ध ग्रंथ है, ये मैं बौद्ध ग्रंथों के बारे में ही बता रही थी, वो है त्रिपिटक। अगर आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन आए सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो आप लगाओगे त्रिपिटक। त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इन 3 त्रिपिटक में है क्या? त्रिमिस 3 और पिटक मिस पिटक। इन 3 पिटकों में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अब इनमें क्या क्या है ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। सूत पिटक बुद्ध के धार्मिक विचारों, बुद्ध लिखा हुआ है, बौद्ध है, बुद्धा जी है, बुद्धा जी, गौतम बुद्ध की बारे में बात हो रही है। बुद्ध के धार्मिक विचारों, वचनों का संग्रह है। उनके जो धार्मिक विचार थे, उनके जो वचन हैं, उनका संग्रह है इसमें। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। अब आगे नेक्स्ट देखिए, फिर है विनय पिटक। बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख है इसमें। विनय पिटक, विनय बौद्ध धर्म के नियम का उल्लेख है इसमें। अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन है। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करके इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि बुद्ध की जो शिक्षा है उनको संकलित किया गया और तब जाके इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। अब अगर क्वेश्चन है कि त्रिपिटकों की रचना कब हुई थी, तो जब बुद्धा जी की डेथ हो गई थी, यानी कि ये एक महान आत्मा थे, एक धर्मात्म मतलब महात्मा टाइप के इंसान थे, इसलिए इनके निर्वाण प्राप्त, यानी कि इनके मृत्यु के बाद, इनको जो मृत्यु हो गई थी इसको निर्वाण ही बोला जाएगा। निर्वाण प्राप्त करने के बाद इनकी रचना हुई। पहले इनकी रचना नहीं हुई, इनके जीते हुए, इनकी निर्वाण प्राप्त होने के बाद ही इनकी रचना हुई। जातक, जातक शब्द आएगा जहाँ पे बुद्धा जी के बारे में बात होगी। बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं इसमें, यानी कि पहले जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं जातकों में। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में जातकों की रचना आरंभ हो चुकी थी। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में जातकों की रचना हो चुकी थी, जिसमें बुद्ध के काल्पनिक कथाएं स्थित है, जन्म की काल्पनिक कथाएं, जिसका स्पष्ट प्रमाण हमें भरभूत और सांची के स्तूप की वेष्टनी पर उत्कीर्ण दृश्यों से स्पष्ट है। ये नहीं मिलेगा कि वेष्टनी क्या है, ये क्या है। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुद्ध की जातकों की कथाएं, जिसका प्रमाण कहाँ पर मिलता है? भरभूत और सांची के स्तूप की वेष्टनी पर उत्कीर्ण दृश्यों से हमें इस बात का पता चला। सांची के स्तूप क्या है, आपको पता ही है, स्तूप ऐसे ऐसे बने होते हैं, मंदिर से टाइप के, मंदिर भी नहीं कह सकते, ऐसे बने होते हैं इनके स्तूप। जातक गद्य व पद दोनों में लिखे गए। अब ये किस भाषा में लिखे गए? गद्य व पद दोनों में लिखे गए और इनकी संख्या 550 बताई जाती है, जिनमें पद अधिक प्राचीन है। सबसे पहले पद को ही लिखा गया, गद्य को बाद में लिखा गया। तो इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 550। और जातक किस भाषा में लिखे गए? ना पाली ना प्राकृत भाषा में। कभी पाली प्राकृत भाषा आप लगाओ, नहीं, ये गद्य व पद दोनों में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का संग्रह निकायों में स्थित है। निकाय थे, ये निकाय थे क्या? प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है। प्राचीन, जो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है वो किस भाषा में? पाली भाषा है। पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों को द्वितीय प्रथम सदी ईसी पूर्व का माना जाता है। जो प्राचीन
प्राचीन पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों को द्वितीय प्रथम सदी ईसा पूर्व का माना जाता है। बुद्ध घोष द्वारा रचित ग्रंथ एक थे बुद्ध घोष। बुद्ध घोष द्वारा रचित ग्रंथ है जिसका नाम है विशुद्धमग्ग। बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित है विशुद्धमग्ग। इसे बौद्ध सिद्धांतों पर अत्यंत प्रामाणिक दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है विशुद्धमग्ग को। बौद्धों के धार्मिक केतर साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और रोचक है गौतम बुद्ध के पूर्ण जन्मों की कथाएं। अगर सबसे ज़्यादा रोचक मिलेगा आपको, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, वो है जातक कथाएं, जिसमें है गौतम बुद्ध के पूर्ण जन्मों की कथाएं। उनको जातक कहा गया है। ये जातक ईसा पूर्व 5वीं सदी से पूर्व 2री सदी तक की सामाजिक और धार्मिक स्थिति पर बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं। ये क्या करते हैं जातक कथाएं? ईसा पूर्व 5वीं सदी 2री सदी की सामाजिक और धार्मिक स्थिति पर बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं। बौद्ध ग्रंथों को श्रीलंका में ईसा पूर्व 2री शताब्दी में संकलित किया गया है। इसको इकट्ठा किया गया है। दीपवंश और महावंश ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाली भाषा में इनकी रचना हुई 4वीं और 5वीं शताब्दी में। इन पाली ग्रंथों में मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सूचना मिलती है। पाली भाषा का एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है मिलिंद-पन्नो और नागसेन द्वारा रचित है मिलिंद-पन्नो। मिलिंद-पन्नो में यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। दिव्यवदान में अनेक राजाओं की कथाएं हैं। एक आपको मिलेगा बौद्ध साहित्य में दिव्यवदान नाम का एक ग्रंथ है। उसमें क्या है? अनेक राजाओं की कथाएं मौजूद हैं। आर्य मंजूर श्री मूल कल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। आर्य मंजूर श्री मूल कल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से, यानी कि बौद्धों ने किस तरीके से गुप्त सम्राटों को देखा, इसके बारे में वर्णन मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ये 16 महाजनपद थे, अंगुत्तर निकाय में मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन जो रेड हो रहे हैं, जो मैंने लिखे हुए जिनको रेड किया हुआ है, वो सभी इम्पोर्टेंट है। संस्कृत में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में महावस्तु और ललित विस्तार का विशेष स्थान है। संस्कृत में क्या लिखा गया? महावस्तु और ललित विस्तार। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन व्रत का चित्रण है। महावस्तु और ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के जीवन व्रत का चित्रण है। संस्कृत भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में अश्वघोष की रचनाएं कौन कौन सी हैं? बुद्धचरित, सोदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण आदि महत्वपूर्ण है। और किसके द्वारा लिखी गई हैं? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई हैं। कौन कौन सी है? बुद्धचरित, सोदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत भी कहा जाता है। अब मैं जैन साहित्य की बात कर रही हूँ। जैन आगम को एक सभा में निश्चित किया गया जो 513 या 526 ईस्वी 6वीं सदी में वल्लभी में हुई थी। देखिए, जैन आगम को एक सभा में निश्चित किया गया। ये सभा कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई थी 513 या 526 ईस्वी सदी में। जैन साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 12 अंग। सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग। 12 अंकों में प्रत्येक का उपांग भी है। इन पर अनेक भाषा लिखे गए हैं जो नियुक्ति, चूर्णी, टीका कहलाते हैं। आचरांक सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। अभी देखिए आप, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख भी है। अभी अंगुत्तर निकाय में क्या था? जो बौद्ध धर्म से था, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख था। अभी देखिए जैन में अगर हम पहुँचेंगे तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का अगर प्रारंभिक इतिहास हम देखेंगे तो हमें कहाँ से? कल्प सूत्र से ज्ञात होगा, जिसकी रचना किसने की? भद्रबाहु ने की थी। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में होती। और जैन ग्रंथों में प्रमुख है परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचरण सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि। इनमें एक ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना मिलती है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है हेमचंद कृत परिशिष्ट पर्व,
जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। परिशिष्ट पर्व तथा भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। न्याय धमका में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। न्याय धमका एक ग्रंथ है, उसमें महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। पूर्व मध्यकाल में अनेक जैन कथा कोशों और पुराणों की रचना हुई है, जिसमें महत्वपूर्ण है हरिभद्र सूरी का सम्रादित्य। अभी देखिए, पूर्व मध्यकाल किसको कहा गया है? ये प्राचीन इतिहास जब खत्म होएगा और मध्यकालीन भारत जब स्टार्ट होएगा, उसके बीच का समय है पूर्व मध्यकाल। इसमें जैन कथा कोशों और पुराणों की रचना हुई, जिसमें महत्वपूर्ण है हरिभद्र सूरी का सम्रादित्य कथा, मूर्खाख्यान और कथा कोश, अगौतम सूरी का कुवल्यमाला, जिनसेन का आदि पुराण, गुणभद्र का उत्तर पुराण। इनसे तत्कालीन जैन समाज की धार्मिक आर्थिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। देखिए, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक एवं अर्थ ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। इसमें राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की रूपरेखा स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख है अर्थशास्त्र का किया जा सकता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जा सकता है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र है जो अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे राजनीतिक कौटिल्य चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री सुप्रसिद्ध राजनीतिक कौटिल्य, जिनको चाणक्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता, ने की थी। मौर्यकालीन इतिहास और राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र ग्रंथ एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर आप मौर्य इतिहास के बारे में जानोगे, उनके काल के बारे में जानोगे, उनकी राजनीतिक के बारे में जानोगे, तो अर्थशास्त्र ग्रंथ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण वृत्ति ग्रंथ है। 15 अधिकरण या खंडों में इसको विभक्त किया गया है। अर्थशास्त्र का द्वितीय और तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन माना गया है। इसके द्वितीय और तृतीय खंड को प्राचीन माना गया है। अर्थशास्त्र की एक टीका है जिसका नाम प्रबंध चिंतामणि है। अर्थशास्त्र में प्राचीन राज्य तंत्र तथा अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए संपूर्ण सामग्री मिलती है। मौर्य काल की कुछ घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। किससे? विशाखदत्त के मुद्रा साक्षर, सोमदेव के कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी से मौर्य काल की कुछ घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। शुंग काल के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। पतंजलि के महाभाष्य, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम से शुंग काल के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। शूद्रक के मृच्छकटिकम नाटक से तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र प्राप्त होता है। तत्कालीन यानी कि उस समय के समाज का यथार्थ चित्र प्राप्त होता है। अगर शुंग काल का इतिहास जानना है तो कालिदास के मालविकाग्निमित्रम को देखना होगा, पढ़ना होगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों को 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी में कामंदक ने अपने नीतिसार में संकलित किया है। 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कलहन द्वारा रचित राजतृंगणी का है। अगर आप ऐतिहासिक रचनाओं के बारे में जानोगे तो सर्वाधिक महत्व किसका है? कश्मीर के बारे में किसने लिखा है? कलहन। और कलहन की कौन सी किताब है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। यह ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास को लिखने का प्रथम प्रयास है। राजतरंगिणी की रचना 1149 ईस्वी में यानी कि 12वीं सदी में हुई। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के विषय में संपूर्ण जानकारी मिलती है। सोमेश्वर कृत रसमाला, कीर्ति कौमुदी, मेरुतुंग द्वारा लिखित प्रबंध चिंतामणि, जो कि अर्थशास्त्र की एक टीका है, राजशेखर कृत प्रबंध कोश आदि ग्रंथों से हमें
गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास तथा उसके समय की संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। किससे? राजशेखर द्वारा लिखी प्रबंध कोश से। गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। और देखिए ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष कृत बुद्धचरित, बाणभट्ट का हरचरित, वाकपति का गौडवोह, विल्हन का विक्रमांग देवचरित, पद्मगुप्त का नवसाहसचरित, संध्याकर नंदीकृत रामचरित, हेमचंद कृत कुमारपाल चरित, जैनक कृत पृथ्वीराज विजय आदि सभी महत्वपूर्ण हैं। दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास संगम साहित्य से ज्ञात होता है। अगर हमें दक्षिण भारत के बारे में जानना है तो संगम साहित्य को पढ़ना पड़ेगा। सुदूर दक्षिण के पल्लव और चोल शासकों का इतिहास नंदी कलम्बकम, कलगुत पुराणी तथा चोल चरित्र से प्राप्त होता है। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा और जिसका फारसी अनुवाद किसने किया? चचनामा नामक पुस्तक में उपलब्ध है। 10वीं शताब्दी के आरंभ में लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा जिसका फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में उपलब्ध है। स्मरणीय तथ्य, कुछ जरूरी बातें देख लीजिए। अभी बौद्ध ग्रंथ सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक भी कहा जाता है। सुत्पिटक बुद्ध के धार्मिक विचार वचनों का संग्रह त्रिपिटकों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ है। विनय पिटक बौद्ध संघ के नियम, अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन का विवेचन इसमें मौजूद है। अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संघ थी, मोगलीपुत्तिस ने किया। विनय पिटक 3 भागों में विभाजित हुआ। सुत विभंग, खंदक, परिवार। पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टोकरी। और सुत पिटक 5 निकायों में विभाजित हो गया जिसको दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुतर निकाय और खुद्दक निकाय के नाम से जाना गया। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं मैंने कई बार पढ़ा दिया। निकायों में बौद्ध धर्म के दर्शन तथा कहानियों का संग्रह है। जैन ग्रंथ साहित्य को आगम कहा गया और जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग है। 12 अंग, आगम है 12, अंग है 12, उपांग है 10, प्रकरणी 6 छंद सूत्र है। 6 छंद सूत्र है। आगम कितने? 12, अंग कितने? 12, उपांग 10, प्रकरण कितने? 6। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की गई। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद कृत परिशिष्ट पर्व है। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ। जैन ग्रंथ में व्यापार और व्यापारियों के उल्लेख बहुतायत में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन तथा 16 महाजनपदों का वर्णन है। जैन ग्रंथों में क्या? व्यापार और व्यापारियों का उल्लेख बहुत ज़्यादा मिलता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन तथा 16 महाजनपदों का वर्णन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे आगे की क्लास मैं आपको दे दूँगी। आज थोड़ा सा तबीयत खराब है, जुकाम, खांसी, बुखार है, तो इसलिए क्लास ऐसी दी गई है। शो मैंने बहुत अच्छा लिखा भी है, उसको आप 1 या 2 बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।